नमस्कार, जिंदा अकेडमी के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ये विश्व का स्टैटिस्टिक्स का बेंच चल रहा है। 28वां है, सॉरी। जो काफी दिनों के बाद ये लेक्चर 28वां लेक्चर आ रहा है। इसलिए जो 27वां लेक्चर था उसके अंदर हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसको कैसे मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, इसे हमारी गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो नीतियाँ किस तरह से बनाई जाती है उस इंडेक्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। और पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि जो इसकी लिमिटेशन कहाँ तक है कि भाई इंडेक्स नंबर की। और ये भी बताया था कि इसमें से जो क्वेश्चन आने वाला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है। वो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इस सूचकांकों का जो उपयोग होता है वो कहाँ पर किया जाता है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। पिछले वाले लेक्चर के अंदर कोई मैंने खास तो इम्पोर्टेंट चीज मैंने नहीं बताई थी, बस इतना पता होना चाहिए कि ये चीज को उसी कंटिन्यू रखते हुए मैंने आज का ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। लेक्चर के अंदर ये है कि मतलब सूचकांकों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, सूचकांक ये मैंने है। सूचकांक कितने प्रकार के होते हैं, सूचकांक दो प्रकार के होते हैं, एक भारित सूचकांक होते हैं और एक साधारण बोल सकते हो, तो अभारित सूचकांक भी बोल सकते हो। भारित सूचकांक और अभारित सूचकांक क्या होते हैं, भारित सूचकांक के अंदर कोई भी एक वेटेज वेटेज ले लिया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है वेटेज को। बल्कि साधारण या अभारित सूचकांक के अंदर कोई भी वेटेज नहीं लिया जाता है, बस जब उनके फॉर्मूले होते हैं तो उनके फॉर्मूले सिंपल होते हैं। जैसे हम अभी पढ़ेंगे, सबसे पहले जो साधारण और अभारित सूचकांक होते हैं वो क्या होते हैं। साधारण और अभारित सूचकांक भी याद करने के लिए दो मेथड यूज में लिए जाते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है सरल समूह रीति के द्वारा, और जो दूसरा मेथड है वो है मूल्य अनुपात। जस्ट इससे अगले वाले स्लाइड के ऊपर आएगा। तो सरल समूह रीति के अंदर जब हम निकालते हैं तो इसके अंदर जो सबसे पहला जो फॉर्मूला निकालते हैं वो निकालते हैं साधारण कीमत सूचकांक। अब साधारण कीमत सूचकांक को जो डिनोटेड किया जाता है वो डिनोटेड किया जाता है P01 के द्वारा। P01 के द्वारा तो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू शो। फिर साधारण मात्रात्मक सूचकांक आता है, इसका जो सूत्र होता है उसका होता है Q01 इक्वल टू समीशन Q1 अपॉन समीशन Q0 इंटू शो। अब आपके दिमाग के अंदर यह आता होगा कि सर ये P0 P1 Q1 Q0 क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ कि जब सूचकांक निकाला जाता है तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट साल ली जाती है। एक वो जिसके आप हम इसको बेसिस मानते हैं, जिसको मतलब आधार वर्ष मानते हैं, उस साल की तुलना करके हम जिस साल का निकालना चाहते हैं उसको कहा जाता है प्रचलित साल। दो सालों के जैसे अभी आपके पास कहा जाता है कि 2011 के अंदर की जनगणना ये है और 2021 के अंदर जनगणना ये है, क्या हुआ इनके बीच में डिफरेंस हुआ। हम एक की तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको आधार वर्ष कहा जाता है, और जिस वैल्यू हमें 8% वर्तमान के अंदर निकालनी है उसको कहा जाता है करंट ईयर्स या प्रचलित वर्ष या चलित वर्ष भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो P1 होता है इसका मतलब होता है कि प्राइस, मतलब उस प्रचलित वर्ष की प्राइस कितनी है। और P0 है जो आधार वर्ष की प्राइस क्या है। इसी प्रकार से Q1 क्या होता है कि प्रचलित वर्ष की मात्रा होती है, और Q0 क्या होता है कि आधार वर्ष की मात्रा क्या होती है। समीशन लगा रखा है तो मतलब होता है कि बहुत सारी जब चीजें आपको दे रखी होगी उन चीजों की जब आप प्राइस प्राइस का समीशन करोगे तो वो आपके योग करोगे वही समीशन। तो यहाँ तक मेरे को लगता है कि इस फॉर्मूला में आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो मैं अभी आपके पास एक एग्जांपल लिया हूँ, उस एग्जांपल के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, मैं आपके पास जस्ट अगले वाले, और हाँ इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो मैंने बता ही दिया कि मैं यहाँ P0 P1 Q0 और Q1 क्या होते हैं। और ये जो सूचकांक होता है P01 या Q01 ये कभी भी इकाई से मुक्त नहीं होता है। इकाई से मुक्त कैसे होगा भाई, जब आपके पास मतलब पता होता है कि जब प्राइस होती है वो आपके पास रुपये में होता है, तो क्वांटिटी होती है वो आपके पास किलो किसी में भी ले सकते हो आप। मात्रा होती है ना, तो आपके पास ये आपके पास क्या होता है इकाई से मुक्त होता है। तो देखिए आपके पास एक मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल देख लो। इसके अंदर वर्ष मैंने एक तो मैंने वर्ष दे रखा है, एक मैंने दो वस्तुएं ली है गेहूं और तेल, इनको मैंने रुपयों के अंदर मात्रा ली है। मात्रा रुपये के अंदर है तो चाहे गेहूं 10 रुपए किलो हो तो भी है, और तेल है वो 40 रुपए लीटर के अंदर है। तो 10 रुपये के अंदर ये भी इसकी मात्रा भी सेम है, इसकी मात्रा भी क्या है सेम है। अब 1999 के अंदर का जो गेहूं की जो रेट थी वो 10 रुपए थी, तेल की रेट कितनी थी 40 रुपए लीटर थी। और 2009 के अंदर कितनी है 16 है, और
टेल की कितनी है 60 है। तो अब मुझे इसका क्या निकालना है, साधारण कीमत सूचकांक निकालना है। साधारण कीमत सूचकांक के अंदर आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला आप जानते हो। फॉर्मूला क्या है कि P01 इक्वल टू समीशन P1 अपॉन समीशन P0 इंटू। अब इसको फॉर्मूले को आप दिमाग में ये भी आएगा कि इस फॉर्मूले को याद कैसे रखा जाए। आपके पास जैसे ये लिखते हैं ना P01, तो 1 बाद में आया तो 1 बाद में आया तो सबसे क्या होगा, पहले जाएगा ऊपर, 1 ऊपर लिख लेंगे। और P0 बाद में आया तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे बाद में ये P0 लेंगे, मतलब उल्टा लिख लेंगे हम। जैसे इसको डिवाइडेड मतलब ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे समझाने के लिए लाइन खींचेंगे, तो P1 क्या होगा, बाद में आया तो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले P1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा, P0 आ जाएगा। अब आपको आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे याद करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, मेरी तरफ से बता दिया है। तो यह समीशन P1 निकालना है। तो समीशन P1 क्या है, मैंने कहा कि प्रचलित वर्ष के अंतर्गत इसकी जो प्राइस होती है वो कितनी है, प्रचलित वर्ष के अंदर कितनी है, 2009 प्रचलित वर्ष है ना, तो ये प्रचलित वर्ष को P1 मान लेते हैं। इसका प्राइस दे रखी 16 प्लस 60 टोटल हो गई 76, ये समीशन ले लिया। इसी प्रकार से P0 क्या आ जाएगा, समीशन का P0 क्या है 1999, ये एक आधार वर्ष है, तो 10 और 40 कितने हो गए, टोटल 50 हो गए। समीशन P0 और समीशन P1 आपके पास वैल्यू आ गई, तो आपके पास 76 अपॉन 50 तो 100, तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो 152 इसकी वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो मैंने मेथड बताया था वो है मूल्य अनुपात की सरल माध्य रीति या औसत कीमत सूचकांक। ये क्या होता है कि इसके अंतर्गत आपके पास इसका औसत ले लेते हैं। अब औसत कैसे लेते हैं, इसका पहले तो फॉर्मूला देख लो, फिर इसका एग्जांपल, सेम एग्जांपल को मैंने इसके द्वारा बताया है। सबसे पहला जो एग्जांपल है और इसका फॉर्मूला है वो क्या है, P01। P01 का मतलब होता है कि P1 ऊपर आएगा और P0 बाद नीचे आएगा। अब इसके अंदर समीशन लिखा है, इसके अंदर पर्टिकुलर प्रत्येक प्रत्येक वैल्यू में मतलब प्रत्येक आपके पास जो आइटम होता है उसमें मैंने P1 और P0 का डिवाइडेड करूंगा, फिर इनका मैं रो करूंगा और फिर इनका मैं एवरेज निकाल दूंगा। ये इसका क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, मैंने मेरी तरफ से शॉर्टकट बता दिया है कि P01 है, P1 ऊपर आएगा, P0 नीचे आएगा। अब औसत कीमत सूचकांक, ये कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए कि औसत कीमत सूचकांक और साधारण कीमत सूचकांक में अंदर फर्क है। देखिए यही ऊपर वाला सवाल है, इसी के अंदर मैंने क्या किया है कि मेरे को औसत कीमत सूचकांक चाहिए, तो ऊपर वाला सवाल है सेम टू सेम है। तो औसत कीमत पहले P1 इंटू P1 अपॉन P0, तो सबसे पहले गेहूं के निकालूंगा, तो गेहूं के अंदर P1 क्या है 16 अपॉन 10, आपके पास P0 10। इसी प्रकार प्लस लगा के तेल के निकाल दूंगा, तेल के अंदर क्या है P1 क्या आएगा 60 और P0 क्या आएगा 40 आ जाएगा। और जैसे ही मैंने इसका समीशन लगा रहा तो मैंने इनका योग कर लिया। और जो 1/n है, तो n यहाँ पर कितनी कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पर दो क्वांटिटी है, तो मैं दो क्वांटिटी यहाँ पर लिख लूंगा 1/2। इसका समीशन कर दूंगा, इनटू मल्टीपल 100 से कर दूंगा, जब इनको मैं सरल करूंगा तो 155 आ जाता है। जब इसमें आपने एक चीज देखा कि आपके पास जब साधारण मूल्य सूचकांक निकालते हो तो इसी का 152 आता है, और इसका जब औसत मूल्य सूचकांक निकालते हो 155 आता है, मतलब दोनों में डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट आपको पता चल गया ना। और ये होता है जो आपके पास जो औसत कीमत सूचकांक होता है वो आपके पास कभी भी इकाई से मुक्त है और ये इकाई से क्या होता है, मुक्त होता है। तो यहाँ से दो चीजें मैंने आपके पास, जब आपके पास साधारण मतलब एफआई सूचकांक के अंदर मैंने दो चीजें बताई है। एक आपके पास साधारण कीमत सूचकांक कैसे निकाला जाता है, सरल समूह रीति उपयोग की जाती है, और दूसरा मैंने औसत औसत मूल्य सूचकांक या औसत कीमत सूचकांक भी बोल सकते हो, कीमत बोल दो, मूल्य बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसको औसत मूल्य सूचकांक या औसत कीमत सूचकांक। अब जो सवाल आता है वो आता है भारित सूचकांकों पर। भारित सूचकांक के जो ये 7-8 जो मैं पढ़ाऊंगा आपको भारित सूचकांक, इनके आपके फॉर्मूले याद रखने चाहिए। कई बार आपके सवाल ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि सवाल क्वेश्चन के अंदर आपके यह रहेगा कि औसत कीमत सूचकांक निकालिए, तब आप ये साधारण मूल्य सूचकांक मत निकाल के आ जाना कि भाई डायरेक्ट 152 आ गए। उसके अंदर 152 भी दे रखा होगा, 155 भी दे रखा होगा ऑप्शन के, ऑप्शन अगर दोनों दे रखे होते तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ शब्दों का ही खेल है। अभी आता है भारित सूचकांक। भारित सूचकांक को निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा। P01 होता है तो क्या होता है P01, तो P01 का मतलब होता है समीशन P1 ऊपर रहेगा और P0 नीचे रहेगा। और भारित लिया है तो मैंने कहा कि भारित के अंदर आपके पास किसी चीज को हम वेटेज देंगे, तो वेटेज के लिए मैंने WJ कोई भी एक भार, इस भार अलग अलग भार लेंगे। कि मैंने कॉमन इस फॉर्मूले को लिखने के लिए ये लिखा है कि WJ अपॉन WJ, मैंने WJ से मल्टीपल कर दिया और इनका समीशन ले लिया, इनटू 100 कर दिया। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही कम चांस होते हैं, और यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए मतलब बहुत ज्यादा डाटा आ जाए तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि आपके पास टाइम इतना होगा कि आप इसके अंदर उलझ गए तो फिर चले गए, आप टाइम से बाहर हो जाओगे। आप इसके अंदर थ्योरी पर फोकस करिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना। मेरे क्या है, मैं तो अभी क्वेश्चन क्वेश्चन लूंगा, एग्जाम्पल
भी बुक से एग्जाम्पल एग्जाम्पल लूंगा और उस एग्जाम्पल कर लूंगा, पर आपके एग्जाम के हिसाब से करवाना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ ना, कि मतलब आपके पास आप कोई ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हो, उसके अंदर आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन देखोगे फिर सॉल्व करोगे, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लास्ट पेयर का कीमत सूचकांक, लास्ट पेयर का कीमत सूचकांक, सबसे पहले जो लास्ट पेयर का कीमत सूचकांक होता है, लास्ट पेयर पाश्चात्य जैसे फिशर में अलग अलग वैज्ञानिक या अलग अलग स्टेटिस्टियन आया था, और उन्होंने क्या बताया था कि इनके इन्होंने जब डब्ल्यू जे की जो वैल्यू है वो अलग अलग ली थी। तो सबसे पहले जो लास्ट पेयर होता है उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने आधार वर्ष की मात्रा को बाहर ले लिया, मतलब डब्ल्यू जे की वैल्यू इन्होंने क्या ले ली, आधार वर्ष की मात्रा, और आधार वर्ष की मात्रा को किससे डिनोटेड किया जाता है, क्यू जीरो से डिनोटेड किया जाता है। उन्होंने आधार वर्ष की मात्रा किस डब्ल्यू जे को किसने ले ली, क्यू जीरो से ले ली, मैं डब्ल्यू जे की जगह क्या लिख लूंगा, क्यू जीरो लिख लूंगा। तो जैसे ये फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया, और लास्ट पेयर है तो मैं पी जीरो वन ऊपर मैंने लिख लिया एल, एल का मतलब होता है लास्ट पेयर का सूचकांक। तो क्या होगा, समीशन पी वन क्यू जीरो अपॉन समीशन पी जीरो क्यू जीरो। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लास्ट पेयर ने इसको बार के रूप में क्या लिया है, बार के रूप में आधार वर्ष की मात्रा लिया है। जैसे आधार वर्ष की मात्रा बार के रूप में लिया है, डब्ल्यू जे की वैल्यू क्या हो जाए, क्यू जीरो ले ली। फिर कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इस लास्ट पेयर का सूत्र होता है, इसकी जो अभिनति होती है वो कैसी होती है, इसकी अभिनति होती है ऊपर की ओर होती है। यहाँ से ये तीनों फॉर्मूला, तीनों तीनों लाइनें आपको इंपॉर्टेंट है, तीनों लाइनें याद होनी चाहिए। फिर आता है पाश्चात्य का कीमत सूचकांक। पाश्चात्य ने क्या किया था, पाश्चात्य ने सिर्फ आपके पास जो भार की मात्रा होती है वो प्रचलित वर्ष की मात्रा ले ली। प्रचलित वर्ष की मात्रा को किससे डिनोटेड किया जाता है, Q1 से डिनोटेड किया जाता है, तो यहाँ पर मैं Q1 लिख लेता हूँ, तो भार के रूप में ले ली, तो डब्ल्यू जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 हो जाएगी, तो डब्ल्यू जे की जगह मैं क्या लिख लूंगा, इसी फॉर्मूले के अंदर जब मैं डब्ल्यू जे की जगह Q1 लिख लूंगा, तो Q1 लिख ले मेरे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, पाश्चात्य का फॉर्मूला बन जाएगा। पाश्चात्य का फॉर्मूला इस प्रकार डिनोटेड किया जाता है, P01 PA इक्वल टू समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q0 इंटू 100। इस सूत्र में नीचे की ओर अभिनति होती है। ये भी आपके पास कई बार पूछा जाता है कि पाश्चात्य का कीमत सूचकांक का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर जो अभिनति होती है वो किस तरह होती है, नीचे की ओर। कई बार संगणक का यदि आप 2021 का पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर आपके पास खालिस्तान दे रखी है कि लास्ट पेयर आगे खालिस्तान दे रखी है, और फिर आपके पास मतलब क्वेश्चन दे रखा है पाश्चात्य आगे खालिस्तान फिर क्या अभिनति होती है, तो इसके अंदर जो पहली खालिस्तान है उसके अंदर आएगा ऊपर की ओर, फिर जो दूसरी खालिस्तान है उसके अंदर आएगा नीचे की ओर, ये ऑप्शन में दे रखा था। तो ये आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास आपको पता होना चाहिए। फिर आपके पास जो यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी इनके बीच में रिलेशन पूछ लिया जाता है कि पास्ट सूत्र और लास्ट सूत्र के अंदर जो बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है। इन रिलेशनों को याद रखने से पहले आपको ये होना चाहिए कि भारित सहसंबंध गुणांक पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस आधार के आपका इनके लास्ट पेयर के पास सूचकांक रिलेशन होता है वो डिपेंडेंट करता है। सबसे पहले जो आपके पास लास्ट पेयर पास सूचकांक के अंदर जो भारित सहसंबंध गुणांक होता है आर एक्स वाई, भारित सहसंबंध गुणांक किसे डिनोटेड किया जाता है, आर एक्स वाई। यदि भारित सहसंबंध गुणांक यदि पॉजिटिव है तो लास्ट पेयर का जो कीमत सूचकांक सूचकांक होता है वो आपके पास पास सूचकांक से कम होता है। इसी प्रकार से जब आपके पास सहसंबंध गुणांक यदि नेगेटिव है तो आपके पास लास्ट पेयर का कीमत सूचकांक क्या होता है, ग्रेटर देन होता है पास सूचकांक से। अब यदि आर एक्स वाई आपके पास जीरो आ जाए तो फिर क्या होता है, तब आपके पास लास्ट पेयर का सूचकांक और पास सूचकांक क्या होता है, बराबर होता है। और हाँ, यहाँ पे यदि लास्ट पेयर और पास सूचकांक यदि बराबर होता है तब आपके ये फिशर सूचकांक के भी बराबर बन जाता है। अब ये फिशर सूचकांक क्या होता है, ये आगे जस्ट अगले वाले लेक्चर के अंदर आएगा। तो लास्ट पेयर और पास सूचकांक के अंदर आपको पता चल गया। आर एक्स वाई जीरो को कभी कभी थ्योरेटिकल के रूप में पूछ लिया दे दिया जाता है कि सभी वस्तुओं की कीमत समान अनुपात में बढ़े या फिर उपभोग की मात्रा समान अनुपात में बढ़े, तब आपके पास मतलब लास्ट पेयर और पास सूचकांक का रिलेशन क्या होगा, तब आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि जब ये दोनों समान अनुपात में बढ़े इसका मतलब क्या होता है कि आर एक्स वाई क्या होता है, जीरो होता है। वहां पर जब जैसे ही आर एक्स वाई जीरो हो जाता है तो आपके पास क्या होता है, लास्ट पेयर और पास का सूचकांक क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ से आ जाता है लास्ट पेयर और पास का सूचकांक क्या होता है, बराबर हो जाता है। और एक और आपके पास मतलब ये भी कई बार इसी आर एक्स वाई जब जीरो होता है तब ये भी फॉर्मूला आपके पास पूछ लिया जाता है, लास्ट पेयर की कीमत में मात्रा के सूचकांक का अनुपात पास शेयर की कीमत में मात्रा सूचकांक के बराबर होता है। ये कई बार रिलेशन पूछ लिया जाता है कि लास्ट शेयर की कीमत में मात्रा सूचकांक का अनुपात पास शेयर की कीमत में मात्रा सूचकांक के बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है, ये आपको पूछ लिया जाता है। अब इसी कई कई बार तो आपके पास ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तब आपके पास इन्हीं इन्हीं को मतलब मल्टीपल करके चार ऑप्शन बना देते हैं। कभी कभी एल पी इंटू एल क्यू इक्वल टू पी क्यू इंटू पी क्यू बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कई बार एल पी इंटू एल
पी क्यू बना देते हैं इक्वल टू पी पी इंटू एल क्यू बना देते हैं। तो ये आपके पास मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कब आएंगे, ये आपको फिर बाद में आगे आगे पता चलेगा कि भाई जब क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा, और मैं कब क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चनों की सीरीज तभी लेके आऊंगा जब आपका सपोर्ट मिलेगा। अब जब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा क्या है कि मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि भाई कोई देखने वाला है नहीं, देखने वाला नहीं है तो मैं क्यों फालतू मतलब ये वीडियो वीडियो बनाऊँ। अब ये जब वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास मोटिवेशन लेने के लिए आपको सब्सक्राइबर करना पड़ेगा, आपको लाइक करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको जब बेस्ट कंटेंट चाहिए तो आपको लाइक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा मतलब ये जो प्रबल है वो बढ़ाइए, बस इतना ही है। चलिए तब तक के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। 29 के अंदर जो वीडियो आएगा उसके अंदर जब सूचकांक के रिलेटेड आएगा उसके अंदर मिलेंगे। तब तक ये जो 28 लेक्चर है ये देखते रहिए। और कहीं पर भी यदि डाउट हो रहा है तो वो मेरे को व्हाट्सएप जब आपके पास ये लेक्चर दो तरीके से आएंगे, जब मैं ग्रुप के अंदर भेजूंगा या फिर मेरे स्टेटस के जरिए आएगा। और कोई तरीका नहीं है कि आपके पास ये जब ये लेक्चर आता है तो मेरे जो व्हाट्सएप है जब मैं ग्रुप के अंदर भेजता हूँ तो वहाँ से मेरे को कोई डाउट हो तो वहाँ से भी पूछ लिया करो कि सर यहाँ पर इस मामले के अंदर डाउट है, आज वाले लेक्चर के अंदर यहाँ डाउट है, वहाँ पर भी बता दूंगा। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद।